नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनके उत्तर को विस्तार से समझने वाले हैं। पिछले कई भागों में हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित मिश्रित प्रश्नों को देखा और समझा। जो लोग भी अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो इन्हें जरूर देख लें ताकि उनसे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है दुर्लभ यानी रेयर भू तत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। सही उत्तर होगा अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। इसी के संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया जाता है। ताप अपघटन क्या होता है? पायरोलिसिस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऊंचे तापमान पर कार्बनिक पदार्थों को रासायनिक रूप से विघटित करने की प्रक्रिया को ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस कहते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? अर्धायु मतलब इतने समय के बाद, 1600 वर्ष है यानी कि 1600 वर्ष बाद जो है वो आधा बचेगा, यानी 1 किलो है तो 500 ग्राम बचेगा। तो इसको 25% कितने समय के बाद बचेगा? सही उत्तर होगा 3200। कैसे? 1600 वर्ष बाद कितना बचेगा? ये आधा हो जाएगा ना। 1600 वर्ष बाद बचा हुआ अंश कितना हो जाएगा? 100% का आधा 50%। और फिर 1600 बाद कितना हो जाएगा? 1600 वर्ष बाद फिर बीतेगा तो ये 50% फिर से आधा हो जाएगा। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25%। तो ये 1600 वर्ष और फिर से दोबारा 1600 वर्ष, टोटल कितना हो जाएगा? 3200। 3200 बाद एक चौथाई बचेगा यानी 25%। ये जेपीएससी 2008 के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। कितना आसान है, कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। अर्धायु दिया हुआ है, कितना हिस्सा बचेगा वो निकालने का बहुत आसान है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? सोडियम 24, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, या इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से, या एक से अधिक? ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया था, प्री एग्जाम में पूछा गया था। सही उत्तर कोबाल्ट 60 होगा। इसको कैंसर के लिए कैंसर रोकथाम में यूज किया जाता है। सोडियम 24 क्या है? ट्यूमर और रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम 24। अंडाशय यानी ओवरी कैंसर जिसको बोलते हैं उसमें फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। घेंघा और थायराइड कैंसर में आयोडीन इसका यूज किया जाता है। ये देखिए सब ये कैंसर में ही यूज हो रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है रक्त कैंसर, तो रक्त कैंसर में कोबाल्ट का यूज होता है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन आपका कोबाल्ट 60 वाला जो है रक्त कैंसर में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ऑप्शन है स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक होते क्या हैं? ये ऐसे पॉल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं जो वायुमंडल में बनते हैं। ये सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते हैं। जैसे स्मॉग, स्मॉग में ये किस वर्ड से बना है? स्मॉग को इंग्लिश में SMOG लिखते हैं, तो इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है स्मोक और दूसरा है फॉग। इसका पहला दो अक्षर SM और इसका OG, ये दोनों मिलके स्मॉग बनाता है। तो इसमें धुआं और कोहरा ये दोनों मिलके स्मॉग बनाता है। तो इस टाइप के प्रदूषण को द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन स्मॉग है, सही उत्तर स्मॉग होगा। बाकी ये जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंडा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। अब ये एक नया पैटर्न है, ये अभी सिविल सर्विसेज में शुरू किया है कि ये डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि कौन सा कथन सही है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट पूछता है कि कितने सही हैं। तो इसमें देखिए तीनों जो है स्टेटमेंट है ये सही है, तो 1 2 3 जब सही है तो इसमें से सही उत्तर होगा सभी 3, यानी 3 कथन सही है। पहले पूछता था कि 1 और 2, 2 और 3, या 1 या 3, या 1 2 3। अब ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो इसमें एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 4। तो इसमें सारे उत्सर्जित होते हैं, सारे गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। जब जैव मात्रा के अवशेषों को जब इसका दहन किया जाता है तो ये सारे गैसेस उत्सर्जित होते हैं। तो सही उत्तर सी होगा, सभी 4। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फोरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्री के 2019 के प्री में पूछा गया था। ऑप्शन है कृषि में पीड़कनाशी, संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, फल पकन कारक, प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। इसमें सही उत्तर होगा कृषि में पीड़कनाशी। निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बेंजीन पोल्यूटेंट जो है, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचरों का उपयोग, पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न यूपीएससी 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। सही उत्तर होगा 1 2 3, यानी ए ऑप्शन होगा। इन सबसे जो है बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ये सारे ऑप्शंस जो है ना सब सही है इसमें, तो सही उत्तर होगा डी। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑटोहन, एंटोनी लवोजियर, मेंडलीव, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सही उत्तर होगा एंटोनी लवोजियर। ऑटोहन किससे संबंधित है। परमाणु रसायन विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ऑटोहन को। ये बीपीएससी 2019 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। और मेंडलीव आवर्त सारणी से संबंधित है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है, इनका खोज किया था इन्होंने। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्य तक किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। एनडीए 2018 में पूछा गया था। शीशे की, एल्युमिनियम की, जस्ते की, रांगे की। सही उत्तर होगा रांगे की। रांगा क्या होता है। टीन, टीन को ही रांगा भी बोला जाता है। इसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है कैपिटल एस और स्मॉल एन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ये यूपीपीएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, गंधक काम्ल। तो इसमें सही उत्तर होगा बी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम क्लोराइड तो नमक हो गया, और गंधक अम्ल भी नहीं यूज करते इसमें, तो सही उत्तर सोडियम बेंजोएट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया था, ये तो मैक्सिमम को मालूम होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट सही उत्तर है। 3 दिसंबर सन 1984 को ये दुर्घटना हुई थी, महात्रासदी हुई थी, और यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित एक कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्राप्त किया गया था। सोडियम, यूरेनियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम। ये बीपीएससी 2014 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। सही उत्तर होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम उसमें मिला था।
हिरोशिमा, उस पे जो बम गिरा था लिटिल बॉय, और नागासाकी का फैट मैन। अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? बीपीएससी 2016 के प्री एग्जाम में इसको भी पूछा गया था। तो अल्फा कण में क्या होते हैं? दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है वो देखते हैं। हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, दो प्रोटॉन का द्रव्यमान, दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक धनात्मक आवेश होता है। दो पॉजिट्रॉन तथा दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। ये सही उत्तर होगा ए, हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है इसका। अल्फा कण और कुछ नहीं बल्कि धनात्मक रूप से आवेशित हीलियम नाभिक है। धनात्मक रूप से कैसे होगा? इससे खाली न्यूट्रॉन निकाल दीजिए तो प्रोटॉन बच जाएगा इसमें, तो ये नाभिक जो है धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? एनडीए 2011 में पूछा गया था इस प्रश्न को। इस्पात, ग्रेफाइट, कांच, पीतल। सही उत्तर है ग्रेफाइट। बाकी सब जो है इस्पात, कांच, पीतल, याद रखिएगा ये सारे मिश्रण में आते हैं, यौगिक भी नहीं मान लीजिएगा, ये मिश्रण है। और ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है, ये कार्बन का अपरूप है। आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण होता है इस्पात। और पीतल जो होता है कार्बन, ये कॉपर और जिंक का। कांच अति ठंडा पिघला हुआ सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक सजातीय मिश्रण है। और कार्बन के चार अपरूप होते हैं, आइसोटोप जिसको बोलते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलरीन, ये चारों कार्बन के अपरूप हैं, जिनमें से एक हो गया ग्रेफाइट। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? सीडीएस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। अधिकतम संख्या द्रव्य की अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? 5। पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। चाहिए ध्यान रखिए, ये द्रव्य है, द्रव्य मतलब मेटेरियल, द्रव मतलब लिक्विड होता है, द्रव होते हैं ना द्रव, इसको द्रव लिखते हैं, तो ये होता है लिक्विड। ये द्रव की बात नहीं हो रही है, द्रव्य की कोई मटेरियल की बात हो रही है। तो इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, 4 तो ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा हो गया। 5वीं अवस्था मानव निर्मित बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो सही उत्तर 5 होगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आजकल एक ईंधन के बारे में बहुत चर्चा होती है अक्सर, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है, इसके फ्यूचर का ईंधन माना जा रहा है। तो सही उत्तर इसमें होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? बीपीएससी 2005 में ये पूछा गया था। हाइड्रोजन को जलाने पे ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, कि ऑक्सीजन से जलता है ये। पानी बनेगा, राख, मिट्टी। तो सही उत्तर पानी होगा। H2 प्लस O, ये देखिए हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, ये मिलके H2O बन गया। दो गैस मिलके ये लिक्विड बन जाते हैं, हाइड्रोजन मतलब पानी बन जाता है। सही उत्तर ये बी। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? सही उत्तर होगा इसमें जो आयतन होता है किसी भी गैस का, उसके तापमान के प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो चार्ल्स ने इस नियम को दिया था। और गैस का आयतन उसके दबाव के, गैस के गैसीय प्रेशर जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बॉयल का नियम है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? बीपीएससी 2019 के प्री एग्जाम में भी पूछा गया था। भारत, फ्रांस, चीन, यूएसए। सही उत्तर है भारत। तटीय राज्य अर्थात केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा, इसके तटीय इलाकों में ये बालू वगैरह में पाए जाते हैं, सैंड जो रहते हैं उसमें कई तरह के ये थोरियम और अन्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये सब पाए जाते हैं। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम। सही उत्तर है डी, जर्मेनियम। ये बीपीएससी 2001 के एग्जाम में पूछा गया था, प्री एग्जाम में।
अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बनिक यौगिक तो कार्बन नाम से ही आ रहा है, तो कार्बन ही होगा सही उत्तर। नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन ऑप्शन दिया है, बीपीएससी 2014 में पूछा गया था। कार्बनिक यौगिक है तो सबसे ज्यादा आपको कार्बन ही मिलता है, सही उत्तर कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? बीपीएससी 2019 में यह भी पूछा गया था, तो सही उत्तर है P4। दोनों लाल और सफेद फास्फोरस को P4 से ही इंडिकेट किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? CDS 2008 में पूछा गया था। गहरा लाल, नीला, गहरा नीला, हरा। सही उत्तर गहरा नीला होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है इसकी वजह से कांच का रंग जो होता है गहरा नीला हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग सिरेमिक उद्योग में नीले रंग के ग्लेज बनाने के लिए एक योजक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। इसको सिरेमिक उद्योग में उपयोग करते हैं तो नीला रंग का ग्लेज चमक मतलब देता है। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके नॉलेज के परीक्षण के लिए मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूं। जिन लोगों को भी इन प्रश्नों के उत्तर पहले से मालूम है वो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ध्यान रहे आंसर जो है बिना गूगल किए हुए लिखना है। तो आपके सामने ये 3 प्रश्न है। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, इसमें भी 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। और एक क्वेश्चन और है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। इन सबके उत्तर आप कमेंट में लिखना शुरू कर दें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।